पिक्चर चालू करो बे। सर, अच्छा लग रहा है आपसे बात करके लंबे समय के बाद। आप सारी रिहर्सल करके आए हैं। रिहर्सल? तो मुझे क्या बोलना है? साफ जाहिर है धारा प्रवाह बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं आपकी धारा को रोकना चाहता हूं थोड़ा, और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अमेरिका आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और आप वहां के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा संभल के बोलें। और जो आपका जो बयान है, जब इसकी विवेचना फॉरेन ऑफिस में होगी तो कोई अच्छी विवेचना नहीं होगी। पर लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सवाल यह है सुधांशु जी कि ये सब विवाद क्यों है? 1 तारीख को हर बरस भारत और पाकिस्तान एक लिस्ट एक्सचेंज करते हैं, जो हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की और उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट होती है, और हमें पता होता है कि वहां अटैक नहीं करना है। आपने सरगोदा का नाम लिया, हमने नहीं लिया। आपने किराना हिल्स नहीं बोला, लेकिन सरगोदा तो बोला आपने। और हम जानते हैं कि सरगोदा में न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे जाते हैं, दुनिया जानती है। हालांकि हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन ने बोला कि अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था वहां कुछ रखा हुआ था। लेकिन वो तो उनका कर्तव्य है बोलना, बताना, क्योंकि हम जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं, सच्चाई है कि बोथ कंट्रीज केम वेरी टेंटलाइजिंगली क्लोज टू अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और वहां इंटरवेंशन हुआ। जेडी वैंस ने इंटरवेंशन किया माननीय प्रधानमंत्री से, और जो भी फैसला हुआ ठीक हुआ मेरे लिहाज से, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्रेशन नहीं चाहता। ये सब बातें जो हैं, इनको वाजे करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपने पार्लियामेंट का सेशन अभी तक क्यों नहीं बुलाया? इतिहास बताता है कि 62 में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया विपक्ष के दबाव में, 65 में बुलाया गया, 71 में लड़ाई चल रही थी, रोज शाम को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था पार्लियामेंट में बाय द डिफेंस मिनिस्टर। 62 में तो युद्ध जारी था, और बुलाया गया। और सवाल किए गए जब 62 के बारे में पंडित नेहरू से कि आप तो यू आर कॉट नैपिंग, तो पंडित नेहरू ने कहा नो वी आर नॉट कॉट नैपिंग। पर अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी तो हमें नहीं अंदाजा था कि वो 3 डिवीजन एक साथ उतार देंगे हमारी धरती पर, चाइनीज। ये ईमानदारी की राजनीति है, क्राइसिस मैनेजमेंट इसको कहते हैं। आपने की क्या हुआ? ओके, आपका सही है। लोकतंत्र में जब आप मुझसे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म करूंगा आपका? ठीक है, आपके दो सवाल है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वैसे विनोद जी कोई आवश्यकता नहीं थी व्यक्तिगत कहने की, मुझे कोई रिहर्सल करने की जरूरत नहीं। मैं मजाक कर रहा था। वो 3-4 घंटा रिहर्सल होता है। वेरी गुड, यू नो आई नो यू आर गुड। 3-4 घंटे होता है। अब रही बात इसकी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से ये नहीं कहना चाहिए स्पेशल सेशन बुलाया। नवंबर दिसंबर में हमेशा भारत का शीतकालीन सत्र चल रहा होता है। 62 भी नवंबर था, उस समय सेशन चल रहा था, और 71 भी दिसंबर था, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात, तो आपने कहा ईमानदारी तो गजब की है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि 3 डिवीजन उतार देगा। ये ईमानदारी है या लापरवाही है? और दूसरी बात, सिर्फ पहली बात नहीं, फरवरी 1958 में चाइना ने सड़क बना ली। ये रिपोर्ट है, फॉरेन सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया फरवरी 1958 में कि लद्दाख से लेह में सड़क बना ली। ये सर 62 से 4 साल पहले की बात है। और उसके बाद क्या कहते हैं नेहरू जी, फर्स्ट इसको वेरीफाई किया जाए, उसके बाद जब पता हो जाता है कि है तो कहते हैं हम इसको पर्सनली डील करेंगे। उसके बाद 59 में तिब्बत पूरी तरह कब्जे में आ जाता है। उसके बाद सर अप्रैल 60 में चाउ इन लाई भारत में आते हैं, 5 दिन रहते हैं, उनका स्वागत होता है। इतना ही नहीं, भारत चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थापित करके स्थायी सदस्यता देने की रिकमेंडेशन करता है। सर आप इसको उदारता कहेंगे? और ड्वाइट आइजनहावर की प्रेसिडेंशियल आर्काइव से कहती है कि 1958 में नेहरू से आके अमेरिकी राजदूत ने पूछा कि भारत कितने समय में परमाणु बम बना सकता है। उन्होंने भाभा से पूछ के कहा 1 साल में, यानी 59 में हम बनाने की स्थिति में थे। परंतु नेहरू ने कहा हम आइजनहावर की एटम फॉर पीस पॉलिसी के अनुसार हम नहीं बनाएंगे। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 60 में जब पूरी बात कह रहे थे, यही नहीं अभी और सुनिए, जॉन एफ कैनेडी ने जब पता चला कि चाइना करने वाला है तो अमेरिका ने कहा हम बना के दे देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था किसी कम्युनिस्ट कंट्री की बात एशिया में हो। तो कहा अब हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम चीन के साथ लड़ना नहीं चाहते। और उसके बाद सर 19 नवंबर 1962 को नेहरू ने जो लेटर लिखा है कैनेडी को, जो कैनेडी लाइब्रेरी द्वारा 2010 में डिक्लासिफाइड किया गया है, इतना शर्मसार करने वाला लेटर है। वो कहते हैं आप हमें B-2 बॉम्बर्स के 2 स्क्वाड्रन भेजिए, अपने ही पायलट भेजिए, अपनी ही कमांड में भेजिए, अन्यथा चीन नॉर्थ ईस्ट को कब्जा कर लेगा। ये डिक्लासिफाइड लेटर है, 19 नवंबर 62 को 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ। और उस समय आपने हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज की? उस समय हैव यू नॉट रिलीज द हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट? ये समझ बोलिए आप, हेंडरसन बुक्स रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज किया आपने? अब ये बताइए, यही तो मैं कह रहा हूं, अब तो 62 साल पुरानी रिपोर्ट। अरे भाई आपकी सरकार 12 साल से है। अरुण जेटली जी प्रॉमिस करते थे हम रिलीज करेंगे, आपने नहीं किया अभी तक, 12 साल हो गए। एंडरसन ब्रिक्स रिपोर्ट को अगर जारी किया जाए, एक तो देखिए जब हमारी सरकार आई तो 52 साल हो चुके थे। कितने लोग जीवित थे सर उस जमाने के जो डिसीजन लेने वाले थे? यार हम कह रहे हैं रिपोर्ट रिलीज नहीं किया। अब रिपोर्ट रिलीज में सर, अब मैं बता रहा हूं, रिपोर्ट रिलीज करते भारत की बहुत बेइज्जती होती। अच्छा, नेहरू की वो चीजें उभर के सामने आती जो हम नहीं चाहते थे कि एक लिमिट से ज्यादा देश की बेइज्जती हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, 21 जून 52 को नेहरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या आपने चीन की फौज को चावल दिए हैं, सप्लाई किया रसद? कहते हैं हाँ थोड़ा सा किया है। थोड़ा जानते कितना था? 3000 टन। जबकि उस समय वो तिब्बत में
अत्याचार कर रहे थे। ये तो सर वो है जो सरफेस पे आ गया। इसलिए आप लोग जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को ये ध्यान रखना चाहिए। टिबेट पे सुज़रैनिटी चाइना की किसने मानी? अटल जी नेहरू ने मानी। नहीं सर, अटल जी ने मानी। 1949 सुनिए सर, 1949 नवंबर में ये लेटर लिखा गया भारत के विदेश विभाग की तरफ से। चैलेंज करके पूछो, के एम पाणिक्कर उस समय वहां पर राजदूत थे। उन्होंने लिखा इंडिया एक्सेप्ट चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत। और ये पार्लियामेंट में प्रश्न उठा। पार्लियामेंट में प्रश्न उठने पे एमओएस थी उस समय कोई लेडी, उन्होंने जवाब ये दिया। आप सुनिए सर, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का है, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने जवाब ये दिया कि हमसे पूछे बगैर राजदूत ने लिख दिया हम सुज़रैनिटी लिखना चाहते थे, सोवर्निटी हो गई। तो राजदूत पे कार्रवाई की या नहीं की? हमने सोवर्निटी मान ली चाइना की, ठीक है, तिब्बत के ऊपर, और वहीं से सारी समस्या शुरू हुई। जयशंकर जी, मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था जब इनकी बात का आप जवाब दे रहे थे। 62 में अपोजिशन की डिमांड पे संसद का विशेष सत्र हुआ था। अपोजिशन ने कहा था बेशक आप गोपनीय रखिए उसको पब्लिक मत बनाइए। नेहरू ने कहा नहीं, चर्चा होगी और पब्लिक चर्चा होगी। वो भी दूसरी बात सुन लीजिए, आप बार बार कह रहे हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप बार बार बोल रहा है, हर मौके पर बोल रहा है, 10-12 बार हो चुका है कि मैंने कराया, मैंने मध्यस्थता कराया। हम ये जानना चाहते हैं, सबसे पहली सूचना संघर्ष विराम के बारे में अमेरिका से आई थी। न तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा, ना हिंदुस्तान के डीजीएमओ ने कहा, ना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा। बताया किसने? अमेरिका ने। दूसरी बात ये कि जब हमारी सेनाएं बढ़त पर थी, हमने संघर्ष विराम क्यों किया? एक जवाब तो चाहता है आदमी। ऑपरेशन सिंदूर से आपने क्या हासिल किया? पहलगाम के जो 4 कातिल थे उसमें से एक भी मारा गया क्या? एक भी आतंकी सरगना हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर मारा गया क्या हासिल किया हमने? तो बार बार आप लोग जो रट बना रहे हैं। देखिए, आपने बात बड़ी वाजिब कही है, यही मैं बताना चाहता हूं। और देश जो समझ के ना समझना चाहे उसके लिए क्या कहा जा सकता है। 2016 में हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों का कैंप डिस्ट्रॉय किया। 2019 में हम एक स्टेप आगे गए, अब हमने एयरफोर्स से स्ट्राइक की और आतंकियों का लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय किया। 2025 में हमने जाकर उनके हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किए। इससे ज्यादा सरीकबालिया क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ का बाइट अवेलेबल है कि 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात पहलगाम का कोई आतंकवादी मारा गया कि नहीं? पहलगाम का जो कातिल था, 4 कातिल थे जिनकी पहचान हो गई। पहली बात, आए कैसे? वो उड़ के आए, ड्रोन से आए, कैसे आए? दूसरी बात, फुर्सत के साथ उन्होंने पूछा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, खतना हुआ है कि नहीं हुआ, इतना पूछते रहे फुर्सत के साथ। और उसके बाद टहलते हुए चले गए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहीं थी। क्या हुआ? आपने जो सवाल पूछा है सर, देखिए, जिन लोगों को थोड़ी भी समझ होगी, एक होता है माफिया और एक होता है उसका शार्प शूटर। शार्प शूटर को भी पकड़ा जाएगा, मगर जो उनके आका थे उन्हीं के घर के ऊपर बम्बार्डिंग करके बता दिया है। और इसलिए उनके परिवार को मारा, एक भी आका नहीं मारा। डिबेटिंग में क्यों आ रहे हैं सर? अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखिए ना सर, अपने टर्न पे बोलिए। आप तो एकदम डिबेटिंग में आ गए जैसे बीच में। अब मैं बता रहा हूं साहब, एक दौर था, क्या आप बात कर रहे हैं सर? एक जमाने में तो वो लोग आते थे, क्या धमाधम धमाके करके जाते थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, सूरत, नागपुर, बताइए कोई ऐसी जगह रहती थी जाना है। और उसके बाद सुनिए क्या होता था। उसके बाद हम 26/11 के हमले के बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन शर्म अल शेख पे पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करते थे जुलाई 2009 में, और लिखते थे शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। उस समय भाजपा क्या करती थी? सुनिए तो, अब बता रहे हैं। आप बताइए ना। कहते थे लड़ो। आपने एक विज्ञापन निकाला, आपने अगले ही दिन एक विज्ञापन निकाला 26/11 के बाद। गुजरात के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के मना करने के बावजूद अगले दिन वहां पहुंच गए, वहां जबकि ऑपरेशन जारी था। सर, मुझे लगता है आपके जैसे वरिष्ठ लोगों को बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। बचकानी ने जब सेना का जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो, सुनिए, जब सेना का ऑपरेशन चल रहा हो और सरकार प्रदेश में भी आपकी, केंद्र में आपकी, कैसे अलाउ कर सकते हैं आप? क्या बच्चों जैसी बात करने लगे? ऑपरेशन चल रहा था, अरे भाई आप अरे सुनिए एक मिनट, कितनी बार योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं ममता बनर्जी ने उतरने दिया? आप कह रहे हैं बगैर परमिशन के मोदी जी चले गए। इसका मतलब आपकी सरकार क्या करती रहती है भाई? महाराष्ट्र में भी सरकार आपकी, दिल्ली में भी सरकार आपकी। इसलिए मैं कह रहा हूं सर, आप लोग वरिष्ठ हैं, ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। और 26/11 से नहीं हुआ था। 26/11 कब हुआ था? 26 नवंबर 2008। सितंबर 2008 दिल्ली में धमाका हुआ था कि नहीं? हुआ था। फिर आइए 2006 में सीआरपीएफ कैंप में अक्षरधाम कब हुआ? पार्लियामेंट कब हुआ? ये भी तो गिनना चाहिए ना आपको। एक मिनट जयशंकर जी, अब उसका सुनिए, ये एक सुनिए, वो सवाल पूछ रहे हैं कि 26/11 के आतंकियों को मार दिया गया, एक को पकड़ लिया गया। पहलगाम के आतंकी वो निकल गए, गायब हो गए, उनके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं। हाँ, जो 26/11 है वो भी मैं बताना चाहता हूं। ध्यान रखिए, जितने आतंकी थे सब फेक हिंदू आईडी लिए हुए थे, सबके हाथ में कलावे थे। अगर अजमल आमिर कसाब को तुकाराम ओमले ने अपने शरीर के ऊपर दर्जनों गोलियां सहकर जिंदा न पकड़ लिया होता तो ये हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दिए होते। इन्होंने तो किताब लिख दी थी 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि इनकी सरकार कहे हाफिज सईद ने कराया, इनका नेता कहे 26/11 आरएसएस। सवाल यही है, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। सवाल पहलगाम को लेकर है, आतंकियों को लेकर। मेरा सवाल यह है कि सुरक्षा का मजाक सत्ता में रहकर भी मनाते थे, सुरक्षा का मजाक आज भी बनाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए, आज ही इनके बयान नहीं कोट हो रहे हैं। 26/11 में जब इन्होंने कहा आरएसएस कॉन्स्पिरेसी है, उस समय हमारे खिलाफ बयान को कोट किया पाकिस्तान ने। देखिए साहब, इनकी सरकार है और इनकी सरकार का नेता, रूलिंग पार्टी का नेता ये कह रहा है। आप सुनिए, इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने उस समय क्या किया? समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने करवाया, यूएस एजेंसीज कह रही है पाकिस्तान ने करवाया, हमारी एजेंसी भी कह रही है पाकिस्तान ने करवाया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का वहां इकबालिया बयान है। अचानक इन्होंने कहा हिंदू टेरर की थ्योरी, फिर पाकिस्तान ने यूज किया, देखो हमने नहीं कराया है, इनकी सरकार कह रही है कि हिंदू टेरर की थ्योरी। तो साहब, पाकिस्तान के साथ मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सत्ता में रहकर भी चलता था, आज भी चल रहा है। एक बात, ठीक है सर, अब एक सवाल पूछो। देखिए सुधांशु जी, अभी तक जो भी बातें हुई, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के नेताओं का खून सिर्फ कैमरा देखकर खौलता है। राहुल जी पीएम होते तो पीओके लेकर लौटते। सुनिए, जिनके मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर मरहूम पंडित जवाहरलाल नेहरू पीओके दे दिए,
जिनकी दादी 93,000 फौजी हमारे कब्जे में थे, जुगुलर वेन नहीं, पूरा टेटुआ हमारे कब्जे में था, 1/3 आर्मी हमारे कब्जे में थी, पीओके ले नहीं पाए। और जब उनकी माता जी के परोक्ष रूप से दिशा निर्देश में सरकार चल रही थी, तो 26/11 के हमले के बाद फाली होमी मेजर साहब एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम कार्रवाई करना चाहते थे, जंग का आगाज नहीं कर पाए, वो कहें आज हम ले लेते हैं। इसके लिए जानते हिंदी में क्या कहावत है कि बाप न मारी मेड की बिटवा तीरंदाज। सुधांशु जी, विपक्ष ये कह रहा है, क्या हमें यह जानने का हक नहीं है कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कितना नुकसान हुआ है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनकी हमेशा दृष्टि इस पे रहती है कि भारत को कितना नुकसान हुआ और नुकसान पहुंचाया जाए। इसमें से किसी ने नहीं पूछा कितने एरिया, जिसके प्रूफ भी अवेलेबल है कि डैमेज हो गया क्या क्या, और बहावलपुर में हमने अंदर तक मारा, सरगोदा तक मारा, हमने खैबर पख्तूनख्वा तक किया है, हमने सिंध तक किया है, कितने आतंकी मारे गए, इसमें इंटरेस्ट नहीं है। भारत को कितना नुकसान हुआ। और जानते निशान जी, ये कोई आज की घटना नहीं है, ये गुलामी के कालखंड से आ रही उस मानसिकता का प्रतीक है जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की है, जिसमें हमेशा भारत का की पराजय को देखने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को हराया, उसकी लड़ाई की कभी हिस्ट्री में पढ़ा है? नहीं, हारने वाली पड़ी। और हेमू ने 20 लड़ाइयां जीती कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, मगर पानीपत की दूसरी लड़ाई हारने वाली से। महाराणा प्रताप ने इतनी लड़ाइयां जीती मगर सिर्फ हारने वाली पड़ी। तो भारत को हारते हुए देखना, भारत की अस्मिता को कलंकित होते हुए देखना, यह एक मानसिकता है। सोचिए, सीमा तक 2 साल पहले मार्च में गए थे कि बाहर राहुल गांधी जी क्या बोले थे? व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग टू इट। यानी आप भारत के लोकतंत्र में सीधे हस्तक्षेप के लिए अमेरिका से गुहार मना रहे थे। कौन बाप बना रहा था? प्रॉब्लम क्या है, ये 3 M जो है, मैकाले, मार्क्स और मुगल, ये दिमाग पे ऐसे छाए हुए हैं। मगर क्या बताएं, इन 3 को एक वैक्सीन मिल गई है, वो भी M है, वो है मोदी वैक्सीन। जब से मोदी वैक्सीन मिल गई है तब से लोग बहुत बिलबिलाए हुए। क्या आप ये कह रहे हैं कि नुकसान के बारे में पूछना गलत है? नुकसान के बारे में पूछने का मतलब है कि देश के खिलाफ बात करना है? जी डेफिनेटली। अगर आप ये पूछते हैं कि कौन सा प्लेन डैमेज हुआ, भारत पे सिर्फ रफाल नहीं है, मिग भी है, सुखोई भी है, मिग 21 भी है, मिग 29 भी है। इसका मतलब आप एक्सपोज कर रहे हैं कि हमने किसको यूज किया। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा ड्रोन यूज किया, वो बताइए। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा असॉल्ट राइफल यूज किया, वो बताइए। कल के दिन आप कहेंगे कौन सा बख्तरबंद गाड़ी यूज की, वो बताइए। आप चाहते क्या है? वर्ल्ड मीडिया उसको लिख रहा है, उस पर क्लैरिफिकेशन तो आना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं ना, मीडिया लिख रहा है तो मीडिया में जवाब दे रहे हैं। संसद में जो सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब वो सीधे सीधे भारत की संवेदनशील सुरक्षा के ऊपर पब्लिक करके उस पर राजनीति करना चाहता है। संतोष जी।